सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको DSSB ASO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। और इसमें हम इंग्लिश सेक्शन के जो क्वेश्चन आए थे उनको कवर करेंगे, और ये टोटली PYQ बेस्ड हैं। जो 2019 में पेपर हुआ था ASO का, उसके क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है, और हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, समवन हैज स्टोलन माय पासपोर्ट। तो सबसे पहला आप देखो, ये जो सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। तो समवन हैज स्टोलन माय पासपोर्ट, ये हमारा कौन से टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो होता है हैज और हैव प्लस V3। हैज हैव प्लस V3 होता है, ये तो आपको पता ही है ना। और अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, वो हैज हैव के साथ बीन लग जाता है, फिर प्लस V3 आ जाता है। तो ये जो हैज और हैव है ना, इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो होती है बीन। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। तो हम उसी हिसाब से अपना जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। माई पासपोर्ट विल बी स्टोलन बाय समवन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। माई पासपोर्ट में हैव बीन स्टोलन बाय समवन, ये भी नहीं होगा। माई पासपोर्ट इज बीइंग स्टोलन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बच्चा ऑप्शन 4, माई पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन। तो देखो हैज क्यों आया, क्योंकि पासपोर्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। हैज कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर होती है। और बीन हमारा आ गया, और स्टोलन V3 आ गई। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, माई पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन। और जो हमारा गिवन सेंटेंस था वो कौन से टेंस में था, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज और हैव प्लस V3, यानी कि स्टोलन। और इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, वो होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। सो द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज माई पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। और हमारा क्वेश्चन है, सी इज एंड डैश मदर, सी लेट्स हर चाइल्ड डू व्हाट सी वांट्स विदाउट करेक्टिंग हर टू मच। तो वो एक ऐसी मदर है जो अपने बच्चे को मतलब ज्यादा रोक टोक नहीं करती है, और उसको ज्यादा करेक्ट नहीं करती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। तो हम ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। तो मतलब ये हमें बता रहा है कि अब क्योंकि वो जो माँ है वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा फ्रीडम देती है, उसकी जब गलती होती है तब भी उसको डांटती वगैरह नहीं है, तो वो कैसी मदर हो सकती है, उसको हमें बताना है। इसलिए यहाँ पे मतलब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस पे देखते हैं। अब इंटीमेट का मतलब क्या होता है, इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज। इसका मतलब होता है क्लोज, जैसे एक इंटीमेट रिलेशन होता है ना, जैसे क्लोज रिलेशन दोस्तों के बीच, तो वो होता है हमारा इंटीमेट। मैं लिख देता हूँ इसको सही से, क्लोज। क्लोज या फिर पर्सनल जो होता है वो होता है, तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। फिर है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा या फिर फोर्सफुल कोई चीज किसी से करवाना, तो उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब आप सिर्फ इतना याद रखो कि एंग्री होता है, इसका मतलब गुस्सा होता है। और फिर उसके बाद इंडलजेंट। इंडलजेंट का मतलब क्या होता है, तो इंडलजेंट का मतलब होता है मतलब बहुत जो कोई भी जो बहुत ज्यादा लीनियंट होता है और ओवर परमिसिव होता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीडम को अलाउ करता है। मतलब आप ऐसे समझो कि लीनियंट होता है, ज्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह कुछ नहीं होता, और एकदम फुल फ्रीडम दे के रखता है। तो उसको हम बोलते हैं इंडलजेंट, और इसका मतलब क्या होता है, लीनियंट होता है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। अब क्योंकि उसकी जो मदर थी वो लीनियंट थी, इंटेलिजेंट थी, इसलिए वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देती थी। उस जब वो गलती करती थी तब भी उसको रोक टोक नहीं करती थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है या कंट्रोलिंग होता है, तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडल्जेंट मीन्स लीनियंट, ओवर परमिसिव, allowing too much freedom. The sentence clearly indicates a mother who does not correct her child much. तो ये सेंटेंस हमें क्लियरली पता चल रहा था कि वो एक ऐसी मदर के बारे में बात कर रहा है जो अपने बच्चे को उसकी गलती पे रोक टोक नहीं करती और बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखी है। इंटीमेट का मतलब मैंने बता दिया क्लोज और पर्सनल, और एग्रेसिव का मतलब एंग्री और फोर्सफुल,
और इंडल्जेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडल्जेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लीनियंट होता है, रोक टोक नहीं करता है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं होता। और अथॉरिटेरियन का मतलब स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग। Then next question, given below are four segments of a sentence, select the correct order। तो हमें इस क्वेश्चन मतलब हमें कुछ सेंटेंस के सेगमेंट्स दिए गए हैं और उसको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको हम पुट करते जाते हैं। तो हम सबसे पहले सेगमेंट्स को पढ़ते हैं। जस्ट एज द ट्रेडिशनल हाउसेज द यूनिक रिजॉर्ट इज एंटायरली इन हिमाचल आर ऑफ वुड्स स्टोन्स एंड मड। तो देखो ये जो सेगमेंट बी है, द यूनिक रिजॉर्ट इज एंटायरली, तो सबसे पहले हमारे ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम बी को ही पुट करेंगे। तो फिर उसके बाद द यूनिक रिजॉर्ट इज एंटायरली, अब ये कैसे बना होगा? तो ऑफ वुड स्टोन्स एंड मड, डी के बाद हमारा डी बैठ जाएगा, बी डी। फिर उसके बाद मतलब किस मैनर में बना होगा, किसकी तरह होगा? तो जस्ट एज द ट्रेडिशनल हाउसेज इन हिमाचल आर, तो डी के बाद ए आएगा, फिर उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? उसके बाद हमारा सी आएगा। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी फोर्थ ऑप्शन में यही हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 बी डी ए सी हमारा क्या है? करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर फोर सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। इसमें भी हमें लॉजिकल सेंटेंस में बताना है। तो हम अब पढ़ते हैं जो हमारे सेगमेंट्स हैं। टू ओपन इन द एरिया वॉज द फर्स्ट पिकल स्टोर, दिस स्टोर अबाउट 14 ईयर्स एगो। तो इसमें भी हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो सेगमेंट सी है, दिस स्टोर, ये हमारे यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो मतलब किसी स्टोर के बारे में बात करी जा रही है। तो दिस स्टोर वॉज द फर्स्ट पिकल स्टोर, ये जो स्टोर था ये पहला पिकल स्टोर था। टू ओपन इन द एरिया अबाउट 1400 ईयर्स एगो, तो ये जो स्टोर था ये पहला स्टोर था जो इस एरिया में खुला था। कितने साल पहले? 14 साल पहले। तो सबसे पहले हमारा आएगा सी, फिर सी के बाद हमारा आ जाएगा बी, सी के बाद बी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सी बी ए डी, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 सी बी ए डी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो भी उसके वर्ब है वो आ जाएगा, फिर पर्पस क्या था वो आ जाएगा, फिर उसके बाद टाइम आ जाएगा। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? दिस स्टोर वॉज द फर्स्ट पिकल स्टोर टू ओपन इन द एरिया अबाउट 14 ईयर्स एगो। Then next question, fill in the blank with the most appropriate word. An excited group of boys, school boys, had dashed to watch the match। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक एक्साइटेड ग्रुप था स्कूल बॉयज का, वो मैच जीतने के लिए डैश किया, मतलब उन्होंने क्या किया होगा? मैच को देखने के लिए। तो एन एक्साइटेड ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज हैड डैश टू वॉच द मैच, तो कॉम्बाइन हुए थे? नहीं, कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है? कॉम्बाइन का मतलब होता है जॉइंट या फिर मिक्स्ड, तो यहाँ पे ये आएगा नहीं। मोबिलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मोबिलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी एक्शन के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। एमाज्ड, एमाज्ड का मतलब क्या होता है? एमाज्ड का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी वेल्थ को, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है गैदर्ड, यही होगा कि मतलब कुछ स्कूल बॉयज का ग्रुप था, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो इकट्ठा हुए किसके लिए? मैच को देखने के लिए। तो ऑप्शन 4 जो है वही हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 डी गैदर्ड, गैदर्ड मीन्स come together at one place which fits the context। देन सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब हमें इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है और हमारा सेंटेंस क्या है? शीला आस्क्ड शुड आई गो देयर। तो हमें ये पता है कि जो शुड आई है ना, शुड आई, ये शुड आई इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाता है? ये जो शुड आई है डायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है? ये बन जाता है सी शुड, सी शुड। फिर उसके बाद और इंटेरोगेटिव, अब क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। अब क्योंकि शीला ने पूछा है ना, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसलिए हम इसके लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। और शुड आई, अब क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में तो शुड आई है, फिर ये जब इनडायरेक्ट में जाता है तो सी शुड हो जाएगा। शीला आस्क्ड इफ आई एम गोइंग देयर, ये नहीं होगा। शीला आस्क्ड इफ आई कैन गो देयर, ये भी नहीं होगा। शीला आस्क वेदर शी इज गोइंग देयर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी शीला आस्क वेदर वेदर शी शुड गो देयर, तो ऑप्शन डी जो है वही हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और मैंने बताया कि शुड आई जो है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है, पर
और सी शुड में बदल जाता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो इफ या तो वेदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द एपिसोड्स ऑफ द। Then next question, fill in the blank with the most appropriate word the episodes of the television serial played upon the dash of the viewers to know what happened next। तो जो एपिसोड्स थे टेलीविजन सीरियल के, वो प्ले करे गए किसकी वजह से, ताकि व्यूवर जो हैं वो देख सके कि आगे क्या हुआ। तो अपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है, अपैथी का मतलब होता है, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिसलाइकिंग जो होती है वो होता है अपैथी का मतलब। और डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। कैजुअलनेस का मतलब होता है केयरलेसनेस, मतलब लापरवाही। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, एगरनेस। तो जो व्यूअर्स थे उनकी एगरनेस थी, एगरनेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। तो उनको जानने के लिए वो इच्छुक थे कि वो जो सीरियल था, टेलीविजन सीरियल, उसमें आगे क्या हुआ। तो उसी की वजह से टेलीविजन के जो सीरियल्स थे वो चलाए गए थे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और एगरनेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। Then next question, fill in the blank with the most appropriate word. One of the men in the moving bus was dashed wildly to catch the attention of passers-by। तो जो बस चल रही थी, इसको आप ऐसे समझो कि जो बस चल रही थी तो उनमें से एक आदमी जो बस में बैठा हुआ था, वो वाइल्डली क्या कर रहा था, जिससे वो अटेंशन कैच कर रहा था पासर्स बाई की, यानी कि जो लोग चल रहे थे सड़क पे उनकी अटेंशन को कैच करने के लिए वो क्या कर रहा था। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अनाउंस करना, अनाउंसिंग, अनाउंसिंग, CING। देन मेंशनिंग, मेंशनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रेफर करना। इंटरपोलेटिंग, इंटरपोलेटिंग का मतलब होता है वर्ड्स को इंसर्ट करना, और एक टेक्निकल टर्म है। एंड देन है गेस्टिकुलेटिंग, गेस्टिकुलेटिंग का मतलब होता है कि मतलब कोई गेस्चर्स बनाता, कोई गेस्चर्स बनाता है स्पेशली विथ हैंड्स, मतलब हाथों के साथ जब कोई गेस्चर्स बनाता है या फिर मतलब इशारे वगैरह करता है तो उसको हम बोलते हैं गेस्टिकुलेटिंग। तो गेस्टिकुलेटिंग तभी वो आदमी कर रहा था मूविंग बस में, वो आदमी जो था वो गेस्टिकुलेटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, ताकि जो अटेंशन है पासर्स बाई की, यानी कि जो आदमी चल रहे थे उनकी अटेंशन को कैच कर सके। तो गेस्टिकुलेटिंग का मतलब होता है जेस्चर्स बनाना, स्पेशली हैंड्स के साथ यानी हाथों से। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। गेस्टिकुलेटिंग मीन्स मेकिंग जेस्चर्स स्पेशली विथ हैंड्स। देन गिवन बिलो आर 4 सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो फिर से हमें लॉजिकल सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो सबसे पहले हम वही अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं कौन सा है। टू द कंसर्न द मैटर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री विल बी रेफर्ड। तो देखो ये जो बी है, द मैटर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे बी को। फिर उसके बाद द मैटर टू द कंसर्न सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री विल बी रेफर्ड। तो द मैटर विल बी रेफर्ड, तो बी के बाद आएगा हमारा डी। तो द मैटर विल बी रेफर्ड टू द कंसर्न, मतलब एक ए आ जाएगा, टू द कंसर्न सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री। तो जो भी कंसर्न सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री में, उसके पास इस मैटर को रेफर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा बी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए, फिर सी। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन 3 बी डी ए सी, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड बी डी ए सी, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। और जो फाइनल सेंटेंस है वो कौन सा बनेगा, द मैटर विल बी रेफर्ड टू द कंसर्न सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो है ये, तो क्वेश्चन है डैश बॉयज डैश इन माय क्लास लास्ट ईयर। तो बॉयज जो है वो क्या है हमारा, वो प्लूरल है। सबसे पहले देखो ये बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो इनके लिए हम या तो दीज लगाएंगे या फिर दोज लगाएंगे। तो अब देखो दो ऑप्शन में हमारे पास दीज और दोज है, एक तो सी में है और एक डी में है। पर आप एक और चीज देखो कि लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर है तो ये किसकी बात कर रहा है, मतलब पास्ट टेंस की बात है। और पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, और पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो वर या तो वो। तो देखो दिस होगा नहीं, दैट होगा नहीं, और आर जो है क्या है, वो ये पास्ट का टेंस है नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है जो है वही करेक्ट होगा। तो दीज बॉयज वर इन माई क्लास लास्ट ईयर, तो ये जो लड़के थे ये मेरी क्लास में थे पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर। तो ऑप्शन सी दीज एंड वर, बॉयज क्योंकि प्लूरल है
तो हम दीज या दोज का यूज करेंगे, और लास्ट ईयर हमें क्या बताता है, पास्ट टेंस, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, क्योंकि बॉयज क्या है, प्लूरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो फिर से हमें लॉजिकल सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो हम पहले सेगमेंट्स को पढ़ते हैं। हु इज इन सबलाइम फ्रॉम सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप इन 2015, रोहित इज अनदर प्लेयर एंड हैज रिमेन कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले देखो ये रोहित है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो रोहित इज अनदर प्लेयर, सबसे पहले हम क्या कौन सा लेंगे, सी को लेंगे। अब इसके बारे में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हु इज इन सबलाइम फ्रॉम, हु इन सबलाइम फॉर्म। तो फिर उसके बाद हमारा जो सेगमेंट ए है वो आ जाएगा। तो सी के बाद हमारा ए कौन कौन से में, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अब बचा हमारा डी। तो हु इज इन सबलाइम फॉर्म एंड हैज रिमेन कंसिस्टेंट सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप 2015, तो ये हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा डी। तो सबसे पहले सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद बी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है, सी ए डी बी, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। Then select the grammatically correct option to fill in the blanks. Everyone who was present at the rally dash approval by enthusiastic applause. Then next question, select the grammatically correct option to fill in the blanks. Everyone who was present at the rally dash approval by enthusiastic applause. तो देखो हमें पता है कि ये जो एवरीवन है ना, एवरीवन क्या होता है, एवरीवन सिंगुलर होता है। इसी के साथ अब जब क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम हिज यूज करेंगे, देयर यूज नहीं करेंगे। तो जहाँ पे भी देयर है सबसे पहले हम उसको काटते हैं। तो देयर यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब आप देखो वॉज यहाँ पे आई है, अब क्योंकि ये पास्ट में है तो वॉज के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वॉज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो हम देखते हैं आईएनजी वाली कहाँ पे है, तो सोज इज तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। तो एवरीवन हु वाज प्रेजेंट एट द रैली शोइंग हिज अप्रूवल बाय एंथुसियास्टिक एप्लॉज। तो ऑप्शन सी जो है वो वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और क्योंकि मेन क्लॉज जो था वो हमारा पार्टिसिपल स्ट्रक्चर था उसका, तो इसलिए हम सोइंग यूज करेंगे, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। और एवरीवन क्या होता है, एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए इसके साथ हम हिज यूज करेंगे, ना कि देयर यूज करेंगे। Then select the correct meaning of the idiom given. Get into a huddle. Get into a huddle का मतलब क्या होता है, get into a huddle का मतलब होता है gather together privately to plan, मतलब कि एक साथ इकट्ठे होना किसी प्राइवेट प्लान को बनाने के लिए। तो गेट इनटू हडल का मतलब होता है गैदर टुगेदर प्राइवेटली टू प्लान, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ईडीएम का मतलब होता है सीक्रेट और प्राइवेट प्लानिंग। तो और हडल का मतलब एक स्मॉल ग्रुप जो कि मतलब प्राइवेट में गैदर्ड होता है, यूजुअली फॉर अ डिस्कशन। Then select the option that fills in the blanks with the correct prepositions. It would be foolish to shut our eyes dash the dangers the pollution that man causes. तो इसमें देखो ये जो शट आवर आईज, इसके साथ टू लगता है, टू प्रेपोजिशन लगता है। शट आवर आईज टू का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना। तो यहाँ पे तो हमारा टू प्रेपो आ जाएगा। फिर उसके बाद द डेंजर्स, तो डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन जो है वो एक स्टैंडर्ड यूसेज होता है। तो डेंजर्स के साथ क्या आ जाएगा, ऑफ। तो डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन दैट मैन कॉजेज, तो टू एंड ऑफ, फ्रॉम एंड एट नहीं आएगा, फोर ऑन टू नहीं आएगा, ऑन बाय नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन बी टू और ऑफ। तो ऑप्शन बी टू और ऑफ करेक्ट फ्रेज। शट आवर आइज टू का मतलब क्या होता है, इग्नोर समथिंग, और डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। देन सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई मोबाइल फोन इज डैश ऑल्दो आई पेड मच लेस फॉर इट। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे दो मोबाइल फोन के बीच कंपैरिजन हो रही है। माई मोबाइल फोन इज डैश ऑल्दो आई पेड मच लेस फॉर इट। तो मेरा जो मोबाइल फोन है, तो मतलब मोबाइल फोन का कंपैरिजन हो रहा है किसी से। तो अब हम देखते हैं जब दो चीजों के बीच कंपैरिजन होता है तब हम देन का यूज करते हैं, मतलब कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसका यूज करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। बेस्ट देन हिज, बेस्ट देन नहीं होगा, सुपरलेटिव प्लस देन नहीं आएगा। फिर उसके बाद बी भी नहीं आएगा, ये भी एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है। बेटर देन हिम भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी बेटर देन हिज। अब क्योंकि देखो मोबाइल फोन्स का कंपैरिजन है, तो इसलिए अब उसके फोन से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पजेसिव हिज आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वही हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन डी। कंपैरिजन इज बिटवीन थिंग्स, यानी कि फोन्स,
नॉट पर्सन, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे पजेसिव, यानी कि हिज फोन। अब उसके फोन की बात करी जा रही है यानी हिज फोन। अगर यहाँ पे पर्सन की बात होती, अगर हम पर्सन को कंपेयर करते तो यहाँ पे पजेसिव को यूज नहीं करते, हम यहाँ पे हिम को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। अब फिर से हमें लॉजिकल सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो सबसे पहले हम वही अपना जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्रॉस्ड द कोस्ट इन 1971 ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नियर पारादीप। तो ऑप्शन बी जो है यही हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि हम टाइम से शुरू करेंगे। तो इन 1971, अब 1971 में क्या हुआ, तो सबसे पहले हम बी को लेंगे। फिर उसके बाद इन 1971 क्रॉस द कोस्ट ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो एक बहुत ज्यादा गंभीर मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, तूफान आया। तो बी के बाद हमारा आ जाएगा सी। तो बी के यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी के बाद ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बी सी ए डी। तो बी सी के बाद ए, क्रॉस द कोस्ट नियर पारादीप। तो बी सी ए डी, बी सी ए डी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड मैंने बता दिया। और फाइनल सेंटेंस, इन 1971 इज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस द कोस्ट नियर पारादीप। Then next question, select the grammatically correct option to fill in the blanks. Dash sun was worshipped by many ancient kings as dash all seeing god। तो देखो सन जो है वो यूनिक है, यूनिक के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वो कौन सा है, द। तो द सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल, सबसे पहले हम करेंगे द। तो देखो द दो में है, तो इन दोनों को हम पहले ही काट देते हैं। अब फिर उसके बाद ऑल सीइंग, ऑल सीइंग जो है इसमें वॉवल साउंड आ रही है। तो वॉवल साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए यूज करते हैं, तो ए यहाँ पे आएगा नहीं। जब आप ऑल सीइंग बोलोगे तो ऑल, ऑल में मतलब कौन सा साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड। वॉवल साउंड के लिए कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में भी कौन सा, एन वाला। तो ऑप्शन सी द एंड एन। तो ऑप्शन थर्ड, सन जो है वो यूनिक है इसलिए द आएगा, और ऑल सीइंग वॉवल साउंड के साथ शुरू होता है इसलिए एन का यूज करेंगे। Then select the grammatically correct option to fill in the blanks. Today, traveling has increased dash means of communication and places to stay are easier to find than they formerly were. तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि आज के टाइम में जो ट्रैवलिंग है वो इंक्रीज हो गई है। अब क्यों इंक्रीज होगी, मतलब उसका रीजन क्या है। तो इसके लिए हम कौन से यूज कर सकते हैं, बट को यूज कर नहीं सकते, हाउएवर को यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो को भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा सिंस। सिंस को हम यहाँ पे कॉज या रीजन की वजह से, रीजन के लिए यूज करेंगे। टुडे ट्रैवलिंग हैज इंक्रीज्ड सिंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लेसेस टू स्टे आर इजियर टू फाइंड देन दे फॉर्मली वर। मतलब ये बताया गया है कि आज के टाइम में जो ट्रैवलिंग है वो इसलिए इंक्रीज हो गई है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर प्लेसेस जो है रुकने के लिए वो इजी है, मतलब उनको ढूंढना आसान हो गया है पहले के बजाय। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है, दे फॉट नॉट ओनली विद द ब्रेवरी डैश विद कॉन्फिडेंस। तो हमें एक चीज पता है कि ये जो नॉट ओनली है ना, इसके साथ कौन सा और कंजक्शन आता है। तो नॉट ओनली के साथ एक और चीज आती है, वो क्या है, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो, तो दे फॉट नॉट ओनली विथ ब्रेवरी बट ऑल्सो विथ कॉन्फिडेंस। वो सिर्फ बहादुरी के साथ ही नहीं लड़े, वो कॉन्फिडेंस के साथ भी लड़े। तो ऑप्शन सी बट ऑल्सो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Then select the grammatically correct option to fill in the blanks. The children dash had been playing outside in the sun were called back indoors by their parents. तो देखो जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, ये पर्सन्स हैं, और पर्सन्स के लिए मतलब पीपल हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, whom यूज करते हैं, who यूज करते हैं। तो इनके लिए हम यूज करते हैं who। यहाँ पे इसलिए जो हु है वही करेक्ट हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन हु हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड इन द सन। तो वो बच्चे जो मतलब बाहर खेल रहे थे, सूरज की गर्मी पड़ रही थी वहां पे, वहां खेल रहे थे, उनको वापस अंदर बुला लिया गया, किसके द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, हु का। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करते हैं वोकेबलरी के क्वेश्चन, जो कि आपके डी ट्रिपल एस बी एएसओ के पीवाईक्यू हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वोकेबलरी को। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम अपोजिट होता है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इन हर टिपिकल जोवियल मैनर माई आंट वेलकम मी व्हेन आई वेंट टू सी हर।
तो जो मेरी आंटी थी उन्होंने अपने जोवियल मैनर में मेरा वेलकम किया जब मैं उनसे मिलने गया। तो जोवियल का मतलब क्या होता है? जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल, हैप्पी, फुल ऑफ जॉय, मतलब जिसमें बहुत कोई इंसान खुश होता है, उसमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, उसको हम बोलते हैं जोवियल। अब इसका हमें अपोजिट बताना है। तो ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब होता है रूड। ब्रेस का मतलब क्या होता है? रूड। और मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी। अनहैप्पी जो मतलब दुखी रहता है उसको हम बोलते हैं अनहैप्पी, क्या बोलते हैं? मिजरेबल। और यही यहाँ पे हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा। तो जोवियल का मतलब हैप्पी और मिजरेबल का मतलब अनहैप्पी। ब्राइट का मतलब क्या होता है? ब्राइट का मतलब भी खुशी होता है, मतलब हैप्पी होता है। चीयरफुल का मतलब भी, चीयरफुल और ब्राइट इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जोवियल मीन्स चीयरफुल, हैप्पी, फुल ऑफ जॉय। एंटोनियम शुड बी अपोजिट। एंटोनियम क्या होना चाहिए? अपोजिट। और अपोजिट क्या है? सैड और अनहैप्पी। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? सैड और अनहैप्पी। Then the number of independent houses in the colony has dwindled in the last 5 years. तो कॉलोनी में इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, उनके नंबर क्या हैं? ड्यूंडल्ड हो गए हैं लास्ट 5 years में। अब ड्यूंडल्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूंडल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस और डिक्रीज। तो ड्यूंडल्ड का मतलब क्या होता है? रिड्यूस और डिक्रीज, मतलब घट जाना। तब इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ जाना, ग्रो कर जाना। तो र्यूंड, र्यूंड यहाँ पे होगा नहीं, डिकेड का डिकेड भी नहीं होगा, स्पॉइल्ट भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन सी, ग्रोन। तो ड्यूंडल्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का घट जाना या फिर रिड्यूस हो जाना, और उसका अपोजिट ग्रोन। अब क्योंकि हमसे एंटोनियम पूछा था इसलिए हम ग्रोन ही लगाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ड्यूंडल मतलब मैंने बता दिया आपको, रिड्यूस या डिक्रीज, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कम हो जाना या घट जाना, और अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज। और ग्रोन का मतलब भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, ग्रो या ग्रोन। देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब हमें सिनोनिम बताना है इसका अंडरलाइन वर्ड का। हैव यू नो कॉम्स अबाउट टेलिंग द टीचर अ लाई। तो कॉम्स मतलब क्या होता है? कॉम्स का मतलब होता है डाउट्स। तो कॉम्स का मतलब होता है डाउट्स वगैरह या हेजिटेशन वगैरह, हेजिटेशन भी हो जाती है। तो डिमांड्स होगा नहीं, रिक्वेस्ट होगा नहीं, अपील्स होगा नहीं, ये होगा डाउट्स। हैव यू नो क्वाम्स अबाउट टेलिंग द टीचर अ लाई, मतलब आपको हेजिटेशन नहीं हुई टीचर को झूठ बोलने में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, इसका ही सिनोनिम हो जाएगा। क्वाम्स मतलब मींस डाउट्स, हेजिटेशन एंड मॉरल अनसर्टेनिटी। तो ऑप्शन डी डाउट्स हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। देन द बॉय गेव अ प्रीपोस्चरस एक्सक्यूज फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज बुक्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोस्चरस का मतलब क्या होता है। प्रीपोस्चरस का मतलब होता है रिडिकुलस। रिडिकुलस, RIDICULOUS। रिडिकुलस या एब्सर्ड या इलॉजिकल। तो जो बच्चा था उसने एक इलॉजिकल एक्सक्यूज दिया, किस लिए दिया? बुक को ना लाने के लिए। तो अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो क्या हो सकता है? तो अर्लियर होगा नहीं, प्रेसीडिंग का मतलब होगा नहीं, प्रेसीडिंग का मतलब होता है बिफोर। प्रीवियस का मतलब भी पहले वाला या अर्लियर होता है। तो यहाँ पे एब्सर्ड, ऑप्शन सी जो है एब्सर्ड हो जाएगा। प्रीपोस्चरस का मतलब क्या होता है? रिडिकुलस या फिर इलॉजिकल, और इसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम? एब्सर्ड, ऑप्शन सी। Preposterous means ridiculous, absurd, and illogical. Then select the most appropriate synonym. The prospect of having a lot of riches appears to many people a condition of unimaginable felicity. Felicity का मतलब क्या होता है? Felicity का मतलब होता है happiness या great joy. Happiness, happiness, any double s। तो felicity का मतलब क्या होता है? happiness। तो अब हम इसके सिनोनिम बताना है। तो मडल होगा नहीं, मडल का मतलब क्या होता है? मडल का मतलब होता है आपका कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, मडल का मतलब होता है कंफ्यूजन। जॉयफुलनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या फिर ग्रेट जॉय। सिंप्लिसिटी होगा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन और मडल दोनों एक ही हैं। तो ऑप्शन बी जॉयफुलनेस, फेलिसिटी मीन्स हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय। Then as the sea was turbulent, fishermen were advised not to take their boats out. Synonym हमें बताना है किसका? turbulent। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि turbulent का मतलब क्या होता है। turbulent का मतलब होता है स्टॉर्मी, समझ लो आप इसका मतलब, ऐसा कोई ऐसा मौसम जो बहुत ज्यादा स्टॉर्मी है। तो अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। प्लेसेड होगा नहीं, प्लेसेड का मतलब होता है शांत, एकदम काम, CALM। प्लेसेड का मतलब होता है काम, शांत रहना। पीसफुल का मतलब भी यही होता है। और सीरीन, सीरीन का मतलब क्या होता है? सीरीन, सीरीन का मतलब भी होता है काम। तो ये प्लेसेड, पीसफुल एंड सीरीन है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, सी जो है स्टॉर्मी। स्टॉर्मी मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट।
तो ऑप्शन सी टर्बुलेंट मीन्स रफ, वायलेंट एंड स्टॉर्मी। देन रीता प्लेड एन इग्नोबल पार्ट इन द होल अनप्लीजेंट एपिसोड। इसका हमें बताना है सिनोनिम। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये है अंडरलाइन वर्ड, ये नहीं है, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर देना है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब हमें बताना है, ये यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो इग्नोबल मीन्स का क्या, इग्नोबल मीन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शेमफुल। इग्नोबल का मतलब क्या होता है, शेमफुल या फिर नॉट रिस्पेक्टेबल, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है उसको हम बोलते हैं इग्नोबल। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, डिसेंट होगा नहीं, ऑनरेबल होगा नहीं, इलीगल होगा नहीं, ये होगा शेमफुल। ऑप्शन सी शेमफुल। इग्नोबल का मतलब शेमफुल होता है, और मतलब इसका हमें सिनोनिम बताना था, तो इग्नोबल मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करी जा सकती। तो ऑप्शन सी शेमफुल। इग्नोबल मीन्स डिसऑनरेबल, शेमफुल नॉट रिस्पेक्टेबल। Then his views on the current crisis appear to be candid and unbiased। candid का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान जो फ्रैंक होता है, मतलब अपने आइडियाज को लेकर मतलब खुला बोलता है, ओपन होता है, ऑनेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। अब हमें इसका बताना है एंटोनियम। तो ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है, ये सिमिलर होता है कैंडिड का मतलब साफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। गार्डेड, गार्डेड मतलब क्या होता है, गार्डेड मतलब होता है कॉशियस। तो यही यहाँ पे यही हो जाएगा एंटोनियम्स। अननाउन होगा नहीं, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स। तो ऑप्शन बी गार्डेड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैंडिड मीन्स फ्रैंक, ओपन, ऑनेस्ट, और एंटोनियम मीन्स रिजर्व्ड एंड कॉशियस। देन चिल्ड्रन एग्रीवेट मी व्हेन दे आर नॉइजी एंड लाउड, ये हमें यहाँ पे बताना है एंटोनियम। तो ये जो एग्रीवेट है, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, एग्रीवेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना या फिर अनॉय करना। तो एग्रीवेट मतलब इरिटेट और अनॉय, इसका हमें बताना है एंटोनियम। तो एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेट का मतलब भी यही होता है, इरिटेट करना है, अनॉय करना, तो ये तो हमारा होगा नहीं। एंगर का मतलब भी यही होता है, ये भी नहीं होगा। इनकरेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकरेज का मतलब इसका अपोजिट हो जाता है, और इरिटेट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिमिड चाइल्ड क्लोज्ड हिज आईज व्हेन द फाइट बिगेन। तो यहाँ पे एंटोनियम, टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो शाय होता है, फियरफुल होता है, फियरफुल जिसमें मतलब डरपोक होता है, जिसमें करेज नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। तो अब हम इसका एंटोनियम बताते हैं। तो बोल्ड जो है वही इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। फियरफुल, हेजिटेंट, कॉय, इन सबका मतलब ही टिमिड होता है, शाय होता है या फिर फियरफुल होता है। तो ऑप्शन ए बोल्ड, टिमिड मीन्स शाय, फियरफुल, लेकिन करेज, अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रेव। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमने प्रीवियस ईयर डी ट्रिपल एस बी ऐसे कोई क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपना कमेंट हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर इसके बाद हम डी ट्रिपल एस बी ए एस ओ के लिए इंग्लिश ग्रामर की पूरी एक सीरीज को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।